सुप्रभात। कल हमने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का अर्थ और उसके चरण देखे थे। आज हम व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के स्रोत देखेंगे। इस अध्ययन पद्धति में यद्यपि तथ्य दोनों स्रोतों प्रलेख्य व क्षेत्रीय से एकत्रित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रलेख्य स्रोत अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिक प्रलेख और दूसरा है जीवन इतिहास। व्यक्तिक प्रलेख का मतलब है अध्ययन की इकाई के स्वयं के अथवा स्वयं से संबंधित पत्र, डायरियाँ, रचनाएं, पुस्तकें आदि आती हैं। दूसरा है जीवन इतिहास। इसमें इकाई के जीवन प्रवाह का वर्णन व विश्लेषण होता है। व्यक्तिगत प्रलेख व जीवन इतिहास स्वयं इकाई द्वारा लिखे गए भी हो सकते हैं और किसी दूसरे के द्वारा भी, जो उसने इकाई के संबंध में अपने अनुभवों के आधार पर अथवा स्वयं इकाई से पूछ कर लिखे हों। व्यक्तिगत प्रलेख व जीवन इतिहास की उपयोगिता आरंभ से ही विवादास्पद रही है। एक और वे विचारक हैं जो उन्हें अत्यंत उपयोगी स्रोत मानते हैं, तो दूसरी ओर वे हैं जो इनकी सत्यता को संदिग्ध मानते हैं। उदाहरण के लिए इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में मनोचिकित्सक डॉक्टर विलियम हीले ने सांख्यिकी विधि से इसकी तुलना अपने बाल अपराधियों के अध्ययन में की और बताया कि सांख्यिकी कभी भी पूरी कहानी नहीं बताएगी, क्योंकि वे स्वयं से अज्ञात कारणात्मक प्रक्रियाओं के लक्षण हैं और केवल समाजशास्त्रीय उपकल्पनाओं के अस्थायी आधार प्रस्तुत करते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में थॉमस व जनानकी ने अपनी प्रख्यात रचना दी। पॉलिश पीजेंट में व्यक्तिक प्रलेखों का व्यापक उपयोग किया ताकि सांस्कृतिक संदर्भ में व्यक्तिगत व सामूहिक व्यवहारों को विस्तार व गहराई से समझा जा सके। इन लोगों का विचार था कि यथासंभव पूर्ण व्यक्तिक जीवन प्रलेख त्रुटिहीन प्रकार की समाजशास्त्रीय सामग्री प्रदान करते हैं, लेकिन वे इस प्रकार की सामग्री की व्यवहारिक कठिनाई से भी परिचित थे कि इस प्रकार की सामग्री का पर्याप्त रूप से संकलन व्यवहार में कठिन है और इनका विश्लेषण भी अथक परिश्रम चाहता है, जिसके कारण इनका बहुत अधिक उपयोग नहीं हो सकता है। दूसरी ओर ऐसे विचारकों की भी कमी नहीं है जो व्यक्तिक सामग्री विश्वसनीय नहीं मानते। ऐसा दृष्टिकोण मुख्य रूप से 1920 तथा 1930 के दशकों में सामने आया। उदाहरण के लिए लूनबर्ग, जिनके विचार बाद में उदार हो गए, ने आरंभ में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को अवैज्ञानिक माना, जो उनके अनुसार केवल तभी वैज्ञानिक महत्ता रखती है जब वह इस ढंग से वर्गीकृत व सूत्रबद्ध हो कि व्यवहारों की समानताएं, प्रकार व प्रतिमान प्रदर्शित कर सके। रीडबैन का नाम उन लोगों में आता है जिन्होंने व्यक्तिक इतिहास व प्रलेखों की उपयोगिता की बहुत आलोचना की है। सन 1929 में उन्होंने वैज्ञानिक सामग्री के रूप में इसके महत्व को अस्वीकार किया, क्योंकि ये घटनाक्रम के अवैयक्तिक, सर्वव्यापी, गैर नैतिक, गैर व्यवहारिक तथा पुनरावृत्त पक्ष प्रदान नहीं करता। उन्होंने इनकी निम्न सीमा बताई। पहला, जीवन इतिहास वे सभी तथ्य नहीं आने देता जो कि हम चाहते हैं, और दूसरी, एक समूह में भिन्नताएं होने पर तुलना करना कठिन हो जाता है, और तीसरी बात, अधिक परिचय, श्रम या शिक्षक के कारण उत्तरदाता सभी बातें नहीं बताता। इसमें धन, समय व श्रम का व्यय अधिक होता है। अध्ययनकर्ता की थोड़ी सी भी लापरवाही या किसी पक्ष पर असंतुलित जोर देने के कारण अध्ययन त्रुटिपूर्ण हो जाता है। लेकिन
धीरे धीरे उनका रुख नर्म होता गया व 1964 में उन्होंने स्वीकार किया कि पद्धति शास्त्र के विकास तथा कुशल व प्रशिक्षित अध्ययनकर्ताओं के कारण अब व्यक्तिगत तथ्यों का सही विश्लेषण हो सकता है तथा उन कठिनाइयों में से अधिकांश को दूर किया जा सकता है जो पहले अनुभव की गई थी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि अब व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता को पुनः स्वीकार किया जा रहा है तथा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति व सांख्यिकीय पद्धतियों को मिलाकर तथा विकसित गुणात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग करके इस पद्धति को और उपयोगी बनाया जा रहा है। फिर है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की उपयोगिता। अनुसंधान पद्धति के रूप में व्यक्तिगत अध्ययन अपना विशिष्ट ध्यान रखता है। इसकी मुख्य उपयोगिताएं निम्न कही जा सकती हैं। सबसे पहली बात, सामाजिक अनुसंधान करने के लिए व्यापक स्रोत प्रदान करता है। सामाजिक अनुसंधान करने के इच्छुक व्यक्ति इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि अनुसंधान के लिए समस्या का सही निरूपण तभी हो सकता है तथा उसके विभिन्न पक्षों को तभी तय किया जा सकता है जब उस विषय के बारे में गहन व विस्तृत जानकारी हो। सामाजिक अनुसंधानकर्ता को यह जानकारी प्रदान करने का दायित्व व्यक्तिगत अध्ययन का ही होता है। व्यक्तिगत तथ्य उसे गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यदि वह तथ्यों का संकलन अनुसूची या प्रश्नावली की सहायता से करना चाहता है तब उनके निर्माण में किन किन पक्षों से संबंधित तथा किस प्रकार के प्रश्न, प्रतिप्रश्न व पूरक प्रश्न रखे जाएंगे, यह तय करने में भी व्यक्तिगत तथ्य सहायक होते हैं। दूसरा है अन्वेषणात्मक अनुसंधान का आधार। जब किसी नए क्षेत्र का अन्वेषण करना हो तब किसी निदर्श को चुनकर उसकी सहायता से कुछ तथ्यों को संकलित कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इस प्रकार का अध्ययन विषय के बारे में आवश्यक सभी जानकारी दे पाएगा। इसके स्थान पर यदि इकाइयों को चुनकर उनका संपूर्णता में अध्ययन किया जाए तो यह अध्ययन अधिक उपयोगी व विषय के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला होगा। फिर है संगठित एकात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन को प्रोत्साहन देना। गुडे व हेड का कहना है कि व्यक्तिगत अध्ययन की इस सैद्धांतिक उपयोगिता का अब तक पूरा लाभ उठाया ही नहीं जा सका है। इसकी विवेचना करते हुए कहते हैं कि अधिकांश सामाजिक अनुसंधान केवल लक्षण अनुसंधान बनकर रह गए हैं, जो व्यक्तियों के लक्षणों के विभिन्न समन्वयों का विवरण अधिक होते हैं। अध्ययन की इकाइयों, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, को इकाई के रूप में नहीं देखा जाता, जिसमें उनके लक्षणों को संगठित ढांचे में रखते हुए समूह या सामाजिक संरचना को उसकी संपूर्णता में देखा जा सके। इसके विपरीत व्यक्तिगत अध्ययन अपने तथ्यों को इकाई के विकास, समूह की संरचना या व्यक्तिगत जीवन प्रतिमान के आधार पर संगठित करता है। इससे अनुसंधानकर्ता में केवल लक्षणों का विश्लेषण करने की अपेक्षा संपूर्ण को देखने, समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है। व्यक्तिगत अध्ययन के इसी सूक्ष्म गहन एकात्मक दृष्टिकोण के कारण बर्गेस इसे सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र मानते हैं। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत अनुभवों का व्यापक दायरा प्रदान करना। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में जब अध्ययनकर्ता अपनी इकाई के घनिष्ठ संपर्क में आता है तब इकाई के अनुभव उसके स्वयं के लिए भी व्यापक अनुभव होते हैं। जब अध्ययनकर्ता व्यक्तिगत तथ्यों का विश्लेषण करता है तब उसे वह अनुभव घटनाओं के नए अर्थ व व्याख्याएं व नए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह अनुभव उसके केवल उसी अध्ययन में काम में आते हों यह आवश्यक नहीं है। यह अनुभव उसे आगे के दूसरे अध्ययन के लिए सामग्री भी प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, चूँकि अनुसंधानकर्ता चाहे अकादमिक हो, औद्योगिक हो या सरकारी हो, अपनी स्वयं की जिंदगी अपने मध्यम वर्गीय समूह में ही पूरी तरह से बिताने के दबाव में रहता है। सामाजिक जीवन के इन विभिन्न आयामों पर उसका ध्यान उसकी समाजशास्त्र विचारधारा को लगातार संकीर्ण होने से बचाए रखता है। नेक्स्ट है भविष्य में शोध के लिए निर्देश।
व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा जो ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है वह उसी अध्ययन के विश्लेषण में उपयोग तक ही सीमित नहीं रहता, वह आगे के अध्ययन के लिए मार्गदर्शन करता है, उपकल्पनाओं का सुझाव देता है, वह विश्लेषण के नए पक्ष के आयाम उद्घाटित करता है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा किया जाने वाला सूक्ष्म, गहन, व्यापक, गुणात्मक अध्ययन न केवल उस इकाई को संपूर्णता में देखता समझता है, बल्कि सामाजिक अनुसंधान के लिए भी आधार प्रदान करता है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का उपयोग इस शताब्दी के आरंभ में काफ़ी व्यापक रूप में हुआ, लेकिन सन 1940 के दशक से इसके उपयोग में निरंतर कमी आती चली गई। यद्यपि मनोविज्ञान व नेतृत्व शास्त्र में इसका उपयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, समाजशास्त्र में इसका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। इसका मूलभूत कारण, जैसा कि पहले विस्तार से वर्णन किया जा चुका है, जीवन इतिहासों व व्यक्तिगत तथ्यों की सत्यता व विश्वसनीयता में संदेह, उनका एकांगी, अतिरंजित व अभिनतिपूर्ण होना है। इससे इसकी वैज्ञानिकता संदिग्ध हो जाती है। व्यक्तिगत सामग्री की सीमा के अतिरिक्त इस पद्धति की कुछ सीमाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली सीमा है अध्ययनकर्ता की भूमिका। गुडेबाहेट के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की अधिकांश कठिनाइयाँ एक कठिनाई से जुड़ी हुई हैं, वह है अनुसंधानकर्ता का प्रत्युत्तर। प्राय अनुसंधानकर्ता में यह मिथ्या विश्वास होता है कि उसके निष्कर्ष पूरी तरह से सही हैं, हालांकि अन्य प्रकार के अनुसंधानों में भी यह खतरा रहता है, लेकिन यह खतरा उतना गंभीर नहीं होता क्योंकि उनका विषय क्षेत्र बहुत छोटा होता है, अतः अनुभवों का दायरा सीमित होता है। व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययनकर्ता ज्यों-ज्यों गहराई में जाता है, वास्तविकता के विभिन्न पक्ष उसके सम्मुख प्रकट होने लगते हैं। धीरे धीरे वह यह धारणा बना लेता है कि अपनी इकाई के बारे में वह काफ़ी कुछ जानता है, और वह यह है कि उसके अपनी धारणाओं की तथ्यों से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। गुडेबाहेट के अनुसार इस निश्चितता की भावना के परिणाम अनेक हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को एक मुख्य शीर्षक अनुसंधान प्ररचना के आधारभूत नियमों की अपेक्षा का लालच के अंतर्गत रखा जा सकता है। वस्तुतः अध्ययनकर्ता की निश्चितता उसे अपनी प्ररचना की उपयुक्तता की जांच नहीं करने देती। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि उसके द्वारा चुना हुआ निर्देश अभिनतिपूर्ण है, तो वह इस कारण गलत है। न केवल निर्देश की त्रुटि परिणामों की अविश्वसनीयता बना देती है, तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच करने में असफलता इस कठिनाई का अगला परिणाम है। चूँकि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा संकलित विस्तृत तथ्यों की जांच आसान नहीं है, क्योंकि इतना गहन अध्ययन करना काफ़ी कठिन है, अतः अध्ययनकर्ता जिन परिणामों को सही मान लेता है वह उन्हीं को प्रस्तुत कर देता है। दूसरा है समय व धन का अभाव। श्रम, समय व धन की दृष्टि से व्यक्तिगत अध्ययन को खर्चीला माना गया है। इकाइयों का गहन अध्ययन समय साध्य व श्रम साध्य तो है ही, तथ्यों का विश्लेषण भी काफ़ी समय व श्रम लेता है। स्वीकृत तकनीक व प्रविधियों की कमी विश्लेषण का कार्य और कठिन बना देती हैं। तीसरी बात है सामान्यीकरण का अभाव। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की एक सीमा परिणामों का सामान्यीकरण नहीं कर पाना है। यह आवश्यक नहीं है कि कुछ इकाइयों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकले हैं उन्हें ज्यों का त्यों सब पर लागू कर दें। इतना अवश्य है कि वे परिणाम आगे अनुसंधानों की रूपरेखा व उपकल्पना सुझाने का कार्य कर सकते हैं। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि यह पद्धति कुछ विशेष प्रकार के अध्ययनों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, और जब किसी नए क्षेत्र का अन्वेषण करना हो, जब इकाई का संपूर्ण अध्ययन करना हो, जब उपकल्पनाओं का निरूपण करना हो अथवा व्यक्तिगत अनुभवों का दायरा बढ़ाना हो, तब व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को निसंकोच काम में लिया जा सकता है। ये थी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, जो कि हमने 2 व्याख्यानों के माध्यम से समझा। धन्यवाद।